जैसे कि हमने पिछले वीडियो में लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र शुरू कर दिए थे, जिसमें हमने 4 सूत्र पहले के पढ़े जो कि हमको प्रत्याहार बनाना सिखाते थे। तो और पिछले वीडियो में हमने ये भी सीखा कि जो माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति क्या हुई थी, जो शिवजी के डमरू से निकली थी, और हमने माहेश्वर सूत्र पे डिस्कस किया था, जो पहले के 4 सूत्र हैं उसको डिस्कस किया था। तो आज हम एक्चुअली मैं पिछले क्लास में एक प्रत्याहार जो मेन इंपॉर्टेंट प्रत्याहार है वो मैं बताना भूल गया था, तो इसको पहले हम देख लेंगे, उसके बाद आगे सूत्र में जाते हैं। तो आप जैसे बोर्ड पे देख सकते हैं ये अच है, तो अच जैसे कि मैंने कल प्रत्याहार बनाना सिखाया था, तो हम इसको देख सकते हैं कि अच किस किस वर्ण को इंक्लूड करता है। तो हम देखेंगे तो अयुन, ऋद्रिक, एओं, अयौच, ये इन सूत्रों को करके ये अच प्रत्याहार बनाता है, जिसको स्वर बोलता है, क्योंकि ये सारे जो सूत्र है ये स्वर कंटेन करते हैं, जिनको हम हिंदी में जनरल भाषा में स्वर बोलते हैं। तो इसलिए इसको संस्कृत की व्याकरण की भाषा में अच बोलते हैं। और जैसे कि हम सेकंड पे आते हैं हल, हल को हिंदी भाषा में व्यंजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हयवरट, लं, न्यमगणनम, जभय, घड़दश, जबगणदश, खपचटत चटतव, कपय, शशसर, हल। तो आप देख सकते हैं लास्ट का हल ल है और इसका हयवरट का ह। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि माहेश्वर सूत्र का जो लास्ट वाला सूत्र है वो भी हल है और व्यंजन को भी हल बोलते हैं, एक हयवरट वाला भी एक ह है। तो इसलिए हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो ये वाला जो हल है, जो व्यंजन वाला हल है, ये है हयवरट वाला ह, और हल जो लास्ट वाला माहेश्वर सूत्र है उसका ल। तो इसलिए इसको हल जो है वो व्यंजन है, सारे व्यंजन कंटेन करता है, और अल जो है वो स्वर और व्यंजन को मिला के, जैसे आप देख सकते हैं अयु, तो अ जो है वो पहला वर्ड है और ल जो हल का जो लास्ट हल है उसको ल, तो इसलिए अल मतलब स्वर और व्यंजन। तो इसलिए बाद में इन तीनों प्रत्याहारों का बहुत उपयोग हुआ, पाणिनि जी बार-बार इन्हीं को रेफर करेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो आप ये समझ लीजिए अच मतलब स्वर, हल मतलब व्यंजन और अल मतलब स्वर और व्यंजन दोनों। तो अभी हम 5वां सूत्र पढ़ने जाएंगे, पहले का जो सूत्र है। तो इसमें बोल रहे कि ओकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो ये सूत्र का थोड़ा वर्णन विच्छेद करना चाहिए। तो ओकालो अच, ओकारः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये इसका वर्णन विच्छेद। ओकालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो इसमें क्या होना चाह रहे हैं कि जो उ और एक मात्रिक उ है और जो द्विमात्रिक उ है और जो त्रिमात्रिक उ है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं उ और उ, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो ये एक मात्रिक उ है, ये द्विमात्रिक उ है और ये त्रिमात्रिक उ है। तो ये जो 3 उ है, इनका जो ये जितना प्रोनाउंस करने में जितना टाइम लेते हैं, ये इनका उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतना जिस वर्णों को उच्चारण करने में लगता है उसको हम ह्रस्व दीर्घ प्लुतः क्रमशः संज्ञा प्रदान करते हैं। तो संज्ञा विधायक का सूत्र है। तो उ और उ, तो जैसे हम इसको अ भी ले सकते हैं, अ, आ और आ। तो ये जो उ जितना जो टाइम ले रहा है प्रोनाउंस करने में, उतना ही अ भी ले रहा है, तो इसलिए हम इसको ह्रस्व बोलेंगे और एक मात्रक बोलेंगे। फिर जो उ है वो भी जो जितना टाइम ले रहा है उतना ये ले रहा है, तो इसलिए इसको दीर्घ बोलेंगे, ह्रस्व दीर्घ, और इसको बोलेंगे द्विमात्रिक आ, और इसको आ, तो ये प्लुत हो गया और ये त्रिमात्रिक। तो इसलिए ऐसे क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऐसी संज्ञा प्रदान की जाती है। तो इसमें यही बोलना चाहते हैं कि जो उकार है, क्योंकि जब इसमें ऐसा बोला जाता है कि जब पाणिनि ये सूत्र को लिख रहे थे तो तब उनके सामने एक मुर्गी या तो कुकुट थी, वो उ और उ जिनका मतलब कुकड़ू को इसका उच्चारण कर रही थी। तो इसलिए पाणिनि ने इसी को एक मतलब इसको लेकर बोला कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इनके ये जितना समय लेते हैं उनको बोलेंगे। तो ऐसे हम दूसरे सूत्र पे जाएंगे भी। उच्चे रुदात्तः नीचे रुदात्तः समाहार स्वरितः।
ये तीनों एक साथ सूत्र लिखे गए। तो उच्चै उदात्त मतलब कि उच्चैः उदात्त जो वर्ण तालु आदि भाग में ऊपर मतलब तालु आदि भाग में जो ऊपर की तरफ से उच्चारण किए जाते हैं उसको बोलते हैं उदात्त। इसका हम बाद में देखेंगे इसका क्या उपयोग है। तो जैसे कि और फिर नीचे उदात्त, तो जो तालु आदि भाग में जो वर्ण नीचे मतलब नीचे के भाग से उच्चारण किए जाते हैं, मुख मतलब जो मुख के नीचे के भाग से उच्चारण किए जाते हैं उनको बोलते हैं अनुदात्त। और समाहार स्वरित, समाहार मतलब उदात्त और अनुदात्त, ये दो प्रॉपर्टीज है जो एक सारे वर्णों में है। तो इसलिए उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों, ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है जिन वर्णों में है, ये दोनों प्रॉपर्टीज जिन वर्णों में है उनको बोलते हैं स्वरित। उदात्तत्व अनुदात्तत्व जिन वर्णों में है उनको बोलते हैं स्वरित, वो स्वरित स्वरितत्व कंटेन करते हैं। तो ये तीन चीज हुआ कि जो नीचे के मुख के नीचे के भाग से जो बोले जाते हैं वो हो गया उदात्त, जो ऊपर के भाग से बोले जाते हैं मुख के सॉरी जो ऊपर के भाग से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं उदात्त, जो नीचे के भाग से बोले जाते हैं वो अनुदात्त, और जो दोनों प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं स्वरित। तो ये हुआ इसमें मतलब जैसे कि आप पहले हमने देखा कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत किया और उसके उदात्त अनुदात्त स्वरित किया। तो ऐसे पाणिनि जो है वो जो पूरे वर्णों को एक डिवीजन देना चाहते ताकि हमको आगे जाके जब हम बात करें वर्णों की, जब हम क्योंकि पूरा व्याकरण में वर्णों से खेलना है तो जब हम वर्णों की बात करें तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जब बोले कि स्वरित तो हम जानते हैं स्वरित क्या होता है, तो इसलिए ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो इसलिए डिविजन्स करना है। अभी और एक डिवीजन आएगा। तो पहले हमने सीखा कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित, ऐसे भी 6 डिवीजन हो चुके हैं। तो अभी हम इस सूत्र पे जाएंगे, मुख नासिका वचन अनुनासिका। तो इसका सूत्रार्थ क्या है? मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञस्या। इसके सूत्रार्थ पे ध्यान दीजिए। मुख सहित नासिका मतलब मुख के सहित जो वर्ण उच्चारित किए जाते हैं, मुख के सहित, मुख और नासिका के सहित, मुख और नासिका के सहित जो वर्ण उच्चारण किए जाते हैं उनको उनकी संज्ञा क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है, जो कि मुख और नासिका के सहित की जाती है। जैसे कि ञ म ङ न जो भी जो वर्ण है उनके जो कवर्ग पवर्ग सारे वर्ण जो है उनके लास्ट में जो भी वर्ण है ञ म ङ न, आप देख सकते हैं वो मुख और नासिका के सहित बोले जाते हैं, इसलिए ञ म ङ न इनको अनुनासिक संज्ञा होती है। और इन वर्णों के अलावा मतलब जो कि नासिका सहित नहीं उच्चारण किए जाते हैं उन इसी का उल्टा क्या होता है? अननुनासिक। एक हो गया अनुनासिक और एक हो गया अननुनासिक। तो इसलिए जो मुख और नासिका सहित नहीं उच्चारण किए जाते हैं उनको बोलते हैं अननुनासिक। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि उकार जैसा दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक और अननुनासिक, इतने सारे डिविजन्स हो चुके हैं। तो इसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जैसे कि ये डायग्राम आप बोर्ड पे देख सकते हैं, अ के 18 भेद है। तो हम इसको थोड़ा जो हमने इतने सारे सूत्र पढ़े, इतने सारे डिविजन्स पढ़े, उनका एक डायग्राम के तौर पे हम देखना चाहेंगे। तो हमने पहले देखा था कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये तीन उकालोचर से दीर्घ प्लुत से होते हैं। उसके बाद उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं, उच्चैर उदात्त नीचैर उदात्त समाहार स्वरित, और उसके बाद आते हैं हम मुख नासिका वचन अनुनासिका, जो इससे दो होते हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि इसके 18 भेद होते हैं। तो 18 भेद कैसे होते हैं? ह्रस्व, उसके बाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत है तो पहले हम उसको ह्रस्व को देखेंगे। इसके सबके 6 भेद होते हैं, 6 भेद। तो पहले ह्रस्व के 6 भेद को देखेंगे। तो तो आप देख सकते हैं कि उदात्त अनुदात्त स्वरित ये है। तो 1 2 इस मतलब सारे के अनुनासिक और अनुनासिक ये तीनों के दो भेद रहते हैं। तो इसलिए ये हो गया 1 और ये 2 और ये हो गया 3। तो इसलिए 3 2 6 1 2 3 4 5 6 आप इसको देख सकते हो। अनुदात्त की है अनुनासिक है
स्वरित के भी अनुनासिक अनुनासिक है और उदात्त के भी अनुनासिक अनुनासिक है। तो 3 2 6, तो इसलिए ये 6 भेद होंगे इसके। वैसे ही देखा जाए दीर्घ में सेम है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उसके बाद अनुनासिक अनुनासिक और तीनों में ऐसे रहेगा, तो इसलिए इधर भी 6 भेद हो गए। उसके बाद वैसे ही प्लुत में भी ह्रस्व दीर्घ की तरह 6 भेद हो गए। तो इसलिए अ के 6 + 6 + 6 18 भेद। तो ऐसे दूसरे वर्ण में देख सकते हैं जो अ, ई, उ और री है, उनमें उनके 18 भेद होते हैं क्योंकि उनमें सेम ये फॉलो होता है। पर कुछ विशिष्ट वर्ण है जिनमें ये 18 भेद नहीं होते, उससे थोड़े कम भेद होते हैं। तो जैसे कि हम री वर्ण का देखते हैं, तो री वर्ण में ऐसा होता है उसके 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होता, री वर्ण का दीर्घ नहीं होता। और एक सेट ऑफ वर्ण है जिनका है एच, तो ए ओ और आई औच, तो ऐसे 4 वर्ण होते हैं, ए ओ और आई औ। तो ये 4 वर्णों में का भी 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता। तो इसलिए री वर्ण में 12 भेद है क्योंकि उनका दीर्घ नहीं होता, एच में भी 12 वर्ण होते हैं क्योंकि उनका ह्रस्व नहीं होता। तो इसलिए सिर्फ अ, ई, उ, री में 18 भेद होते हैं और बाकी वर्णों में 12 भेद होते हैं। तो जो हमने इतने सारे सूत्र सीखे आज, तो उनका यही एक कंक्लूजन है, क्योंकि इतने सारे डिविजन्स थे। तो इनको एक ये फ्लो चार्ट को आप देख सकते हैं और अपने नोटबुक ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लो चार्ट सारे जो सूत्र है उनको एक डायग्राम के फॉर्म में दिया जाता है। तो इससे आप सारे जो बाकी भी सूत्र पढ़ेंगे आगे, तो उसमें ये वर्णों का डिविजन्स काम आएगा। तो इसलिए आज के क्लास में हमने 3 सूत्र सीखे जिसमें वर्णों का डिवीजन था, और आगे डायग्राम को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत काम आएगा आगे भी। तो इधर ही विराम देते हैं क्लास में। तो हरे कृष्ण।